Assalamu alaikum students, this is Dr. Fahad Amjad and welcome to another lecture on supply chain management. The course code is MGT 561. The book which we are covering or which we are following is Supply Chain Management Strategy, Planning and Operations. It is a 5th edition of the book. This book is published by Pearson Publishing and the author of the book are Sunil Chopra and Peter Mandel. In the last chapter, in the last presentation, we were on chapter 3, which is on supply chain drivers and matrix. We basically covered different aspects in the last presentation, in which I presented to you different drivers for supply chain performance. मैंने आपको बताया था कि जी सप्लाई चेन की कंपेटिटिव स्ट्रेटजी बनाई जाती है, फिर उसके बाद सप्लाई चेन की स्ट्रेटजी बनाई जाती है, एक कंपनी की कंपेटिटिव स्ट्रेटजी बनाई जाती है, फिर उसके बाद उसकी सप्लाई चेन की स्ट्रेटजी बनाई जाती है, डिसीजन लिया जाता है कि जी सप्लाई चेन जो है वो रिस्पॉन्सिव होगी या एफिशिएंट होगी। तो उसके बाद फिर हमने देखे थे कि जी कुछ ड्राइवर्स हैं जिसमें फैसिलिटीज़ हैं, इन्वेंट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन, इंफॉर्मेशन, सोर्सिंग एंड प्राइसिंग, जिसके अंदर से पहले 3 जो हैं फैसिलिटी, इन्वेंट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन वो लॉजिस्टिकल ड्राइवर्स कहलाते हैं। इंफॉर्मेशन, सोर्सिंग एंड प्राइसिंग जो है उनको हम क्रॉस फंक्शनल ड्राइवर्स कहते हैं। तो ये हमने ओवरऑल फ्रेमवर्क डिस्कस किया था कि हर चीज़ का क्या इम्पोर्टेंस है, ओवरऑल कंपेटिटिव स्ट्रेटजी पे वो किस तरीके से इम्पैक्ट करती है। उसके बाद हमने फैसिलिटीज़ डिस्कस की, फैसिलिटीज़ होती क्या है, उनका रोल क्या होता है, ओवरऑल उनके डिसीजंस किस तरह के होते हैं, कैपेसिटी के डिसीजंस होते हैं, लोकेशंस के डिसीजन होते हैं। और फिर हमने फैसिलिटी रिलेटेड परफॉर्मेंस मैट्रिसेस पढ़े हुए थे कि जी फैसिलिटी से रिलेटेड जो मैट्रिसेस हैं या फैसिलिटी से रिलेटेड जिन तरीके से हम उनको डिफ़ाइन कर सकते हैं या किसी तरीके से उनका आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जी उनकी कैपेसिटी क्या है, उनकी यूटिलाइजेशन, प्रोसेस सेटअप, डाउन टाइम, आइडल टाइम, प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, क्वालिटी लॉस, थ्योरेटिकल फ्लो साइकिल टाइम, एक्चुअल फ्लो साइकिल टाइम। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ी और फिर हमने ओवरऑल देखा कि फैसिलिटीज़ किस तरीके से ओवरऑल रिस्पॉन्सिवनेस एंड एफिशिएंसी पे अफेक्ट करती हैं। ठीक है, देयर आर फैसिलिटीज़ विच आर एफिशिएंट, देयर आर फैसिलिटीज़ विच आर रिस्पॉन्सिव। तो बेस्ड ऑन योर डिमांड या बेस्ड ऑन योर प्रायोरिटीज़ ऑफ द सप्लाई चेन, either you make facilities which are responsive or you make facilities which are efficient. So overall हमने ये ट्रेड ऑफ्स देखे। आखिरी चीज़ जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस की वो इन्वेंट्रीज थी कि जी इन्वेंट्रीज क्या होती हैं, इसी तरह से इन्वेंट्रीज के डिफरेंट रोल्स इन स्ट्रेटेजिक कंपेटिटिव स्ट्रेटजी, किस तरीके से इन्वेंट्री आपकी कंपेटिटिव स्ट्रेटजी को इम्पैक्ट करती है, ये सारे की सारी चीज़ें हम पिछले लेक्चर तक पढ़ चुके हैं। दी लास्ट थिंग on which we ended our last presentation was on different components of inventory decisions. अब इन्वेंट्री जो होती है मैंने आपको बताया था बेसिकली ब्रॉडली अगर आप देखें तो इन्वेंट्री की टाइप्स क्या होती हैं। देयर आर फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री, देयर आर वर्क इन प्रोग्रेस या वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्रीज एंड देयर आर इन्वेंट्रीज ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, तो सप्लाई चेन के अंदर ये इन्वेंट्रीज होती हैं। आपके पास रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री होगी, वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री होगी या फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्री होगी। ये तो टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज आ गई सप्लाई चेन के अंदर। अब इन्वेंट्री के अंदर भी डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं साइक्लिकल कंपोनेंट, सेफ्टी, साइक्लिकल इन्वेंट्री या साइकिल इन्वेंट्री, सेफ्टी इन्वेंट्री, सीजनल इन्वेंट्री। ये सारी की सारी इन्वेंट्रीज आपकी ओवरऑल हम मेंटेन करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जी साइकिल इन्वेंट्री सिर्फ फिनिश्ड गुड्स की हो, साइकिल इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की भी हो सकती है, साइकिल इन्वेंट्री फिनिश्ड गुड्स की भी हो सकती है। सो ये सारे के सारे जो हैं
फिनिश्ड गुड्स, आपके पास वर्क इन प्रोसेस की भी हो सकती है, आपके पास साइकिल इन्वेंट्री सप्लाई चेन के अंदर इन तीनों चीज़ों की हो सकती है। इसी तरह सेफ्टी इन्वेंट्री भी जो है आपके पास वो रॉ मटेरियल की भी हो सकती है, वो फिनिश्ड गुड्स की भी हो सकती है, और आपके पास वर्क इन प्रोसेस की भी सेफ्टी इन्वेंट्री हो सकती है। इसी तरीके से आगे जो कंपोनेंट है सीजनल इन्वेंट्री, उनके भी हो सकती हैं, रॉ मटेरियल की, इसी तरीके से आपके पास वर्क इन प्रोसेस की, और आपके पास फिनिश्ड गुड्स। इन तीनों टाइप ऑफ इन्वेंट्रीज, ये सारे इसके अंदर ये जो कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेंट्री हैं ये सारे हो सकते हैं। सीजनल इन्वेंट्री के अंदर आपके पास रॉ मटेरियल की भी सीजनल इन्वेंट्री हो सकती है, वर्क इन प्रोसेस की भी हो सकती है, और फिनिश्ड गुड्स की भी सीजनल इन्वेंट्री हो सकती है। तो आज हम देखते हैं कि जी डिफरेंट जो इन्वेंट्री के कंपोनेंट्स हैं, जिसके अंदर साइकिल इन्वेंट्री होती है, सेफ्टी इन्वेंट्री होती है, सीजनल इन्वेंट्री होती है, और इसी तरह से एक लेवल ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। ये ओवरऑल इन्वेंट्री की तो नहीं होती, इन्वेंट्री का कंपोनेंट तो है, बट इट्स नॉट एज मच कि जी इट इज़ समवॉट लेवल ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। तो ये बेसिकली आपके पास एक कंपोनेंट होता है या एक मैट्रिक्स होता है जो आपको बताता है कि जी इतनी प्रोडक्ट हमने इन्वेंट्री से फुलफिल कर दी है, बाकी हम नहीं कर सके। तो हम इसको बाद में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, मगर एट दिस स्टेज लेट्स स्टार्ट विद डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेंट्री। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है दैट इज़ साइकिल इन्वेंट्री। साइकिल इन्वेंट्री होती क्या है? बेसिकली साइकिल इन्वेंट्री ये होती है कि जी आपने एक ऑर्डर जो प्लेस किया है और फिर अगला ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, तो दो ऑर्डर प्लेस करने, कितनी क्वांटिटी आपने हर ऑर्डर में प्लेस किया, ठीक है। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप ज़्यादा इन्वेंट्री एक दफ़ा मंगवा लो, या तो आप थोड़ी थोड़ी इन्वेंट्री मल्टीपल दफ़ा मंगवा लो, ठीक है। तो ये जो जितना साइज ऑफ इन्वेंट्री हर शिपमेंट में आपने पहुंचाना है, इसको साइकिल इन्वेंट्री कहते हैं। द एवरेज अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री यूज्ड टू सेटिस्फाई डिमांड बिटवीन शिपमेंट्स। अब इट इज़ अ फंक्शन ऑफ लॉट साइज। लॉट साइज क्या होता है कि आपका एक प्रोडक्शन प्लांट है, लेट्स डिस्कस दिस। आपके पास एक प्रोडक्शन प्लांट है, उसके अंदर कोई ना कोई रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, वो रॉ मटेरियल किसी सप्लायर से आना है। तो अब आपके सप्लायर्स जो हैं वो कितनी शिपमेंट हर बार भेजते हैं, उसको हम साइकिल इन्वेंट्री कहते हैं। आपके सप्लायर लेट से हफ्ते में दो दफ़ा एक ट्रक लोड, दो ट्रक लोड्स भेजते हैं कि जी एक मंडे वाले दिन ट्रक लोड भेजते हैं, एक ट्यूसडे वाले दिन ट्रक लोड भेजते हैं। तो वो क्या है, वो आपकी साइकिल इन्वेंट्री है कि हर हफ्ते आप एक दो ट्रक लोड्स लेते हो। तो ये डिपेंड किस तरह, ये साइकिल इन्वेंट्री का जो साइज है ये किस पे डिपेंड करता है? इसकी कंस्ट्रेंट ये होती है कि जी आपके प्लांट की कैपेसिटी क्या है, कि आपका प्लांट उस टाइम पीरियड में जो अभी हम डिस्कस करें एक हफ्ते में कितनी प्रोडक्शन क्वांटिटी निकाल सकता है, उसकी कैपेसिटी क्या है, ठीक है। तो ये साइकिल इन्वेंट्री उस पर डिपेंड करती है। ऑल्सो आपने प्लान किया हुआ है कि जी अगर हमने फुल कैपेसिटी पे जाना है तो उसकी साइकिल इन्वेंट्री इतनी है, 50% कैपेसिटी पे चलना है तो उसकी साइकिल इन्वेंट्री और कम हो जाएगी। तो इट इज़ अ फंक्शन ऑफ योर प्लांट्स कैपेसिटी टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड, ठीक है। तो उसके हिसाब से साइकिल इन्वेंट्री होती है। अब जितना बड़ा प्लांट होगा, जितनी ज़्यादा कैपेसिटी वाला प्लांट होगा, उतनी ज़्यादा उसकी साइकिल इन्वेंट्री होगी, क्योंकि उसको प्लांट को तो आप अगर 24/7 चला रहे हो, 24 घंटे चला रहे हो, तो वो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी निकालेगा, उसको ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए होगा। तो रॉ मटेरियल जाहिर बात है कहीं ना कहीं स्टोर तो होगा, तो वो स्टोरेज जो है वो उसकी साइकिल इन्वेंट्री होती है। दिस इज़ द एवरेज अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री यूज्ड टू सेटिस्फाई डिमांड बिटवीन शिपमेंट्स, ठीक है। आपका सप्लायर आपको हर हफ्ते ट्रक लोड भेजता है, और वो कितना भेजता है वो डिपेंड करता है आपके जो कैपेसिटी ऑफ योर प्लांट है। तो साइकिल इन्वेंट्री इसको कहा जाता है। और साइकिल इन्वेंट्री इज़ अ फंक्शन ऑफ लॉट साइज के जी आप कितनी चीज़ प्रोसेस कर सकते हो और कितनी चीज़ आप
ओवरऑल स्टोर कर सकते हो। बेसिकली साइकिल इन्वेंट्री जो होती है इसके अंदर कुछ ट्रेड ऑफ्स करने पड़ते हैं। ट्रेड ऑफ इसका क्या है कि जी इट इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। जितनी ज्यादा आपने साइकिल इन्वेंट्री रखनी है, इट इज बेस्ड ऑन दीज टू वेरिएबल्स कि जी आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है और आपकी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कितनी है। ठीक है, अगर आपकी कोई ऐसी चीज है जिसकी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट ज्यादा है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट का क्या मतलब होता है कि जी इन्वेंट्री को संभाल के कहीं स्टोर तो करना है ना आपने, तो इन्वेंट्री को स्टोर करने की कॉस्ट ज्यादा है तो उसको हम इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कहते हैं। इसी तरह ऑर्डरिंग कॉस्ट ही होती है कि जी वो सारा प्रोसेस कि जी आपको जरूरत है किसी चीज की तो आप अपने सप्लायर को ऑर्डर करते हो, तो वो ऑर्डर करने की जो कॉस्ट होती है उसको ऑर्डरिंग कॉस्ट कहते हैं। तो साइकिल इन्वेंट्री ना सिर्फ आपके ओवरऑल कैपेसिटी पे डिपेंड कर रही होती है, आपका कितना बड़ा प्लांट है, ये इन दो चीज़ों पे भी या इन दो वेरिएबल्स पे भी डिपेंड कर रही होती है कि जी ऑर्डर करने की कॉस्ट कितनी है और इन्वेंट्री को कैरी करने की कॉस्ट कितनी है। अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी कम है और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा है, ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर आपकी कम है और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट ज्यादा है, तो फिर बेहतर ये होता है कि आप ज्यादा दफा थोड़ी थोड़ी चीज मंगवाओ। ठीक है, क्योंकि आपको इन्वेंट्री अपने पास रखनी पड़ेगी, तो जाहिर बात है अपने पास रखोगे तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है तो वो आपकी जेब से पैसा निकलेगा। मगर इसके अगर बरक्स है कि जी आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा है और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कम है, तो फिर आप क्या करते हो कि आप एक दफा में ही ज्यादा चीज मंगवा लेते हो, क्योंकि ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा है तो हर बार ऑर्डर करोगे तो आपका पैसा खर्च होगा। तो बेहतर यह है कि जी आप एक ही दफा ऑर्डर करो और बहुत सारी चीज मंगवा लो। मगर अगेन ये सारा जो होता है ये इंटरप्ले होता है बिटवीन ऑर्डरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, द अमाउंट ऑफ डिमांड यू आर एक्सपीरियंसिंग फ्रॉम द कस्टमर एंड द कैपेसिटी ऑफ योर प्लांट। तो ये सारे का सारा जो सिस्टम साइकिल इन्वेंट्री का जो साइज होता है वो डिफरेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा होता है। तो ये सारे के सारे वेरिएबल्स अंडर कंसिडरेशन रखने होते हैं। अब अगला हम देखते हैं कि जी अगला कंपोनेंट इन्वेंट्री डिसीजंस के अंदर क्या है। अगला कंपोनेंट जो है दैट इज सेफ्टी इन्वेंट्री। अगेन मैं फिर एम्फेसाइज करता हूं कि जी साइकिल इन्वेंट्री हो सकती है, रॉ मटेरियल की भी हो सकती है, फिनिश्ड गुड्स की भी हो सकती है, वर्क इन प्रोसेस की भी हो सकती है। डिपेंड करता है आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आपके सप्लाई चेन में किस जगह पे आप खड़े हुए हो। ये आहिस्ता आहिस्ता जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपको समझ आते जाएंगे। इस जगह पे मैं इस पे ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करता, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जब हम सप्लाई चेन नेटवर्क्स देखेंगे तो ये चीज़ें आपको और क्लियर होना शुरू होंगी। इसी तरीके से सेफ्टी इन्वेंट्री क्या होती है। अब सेफ्टी इन्वेंट्री वो इन्वेंट्री होती है विच इज हेल्ड इन केस डिमांड एक्सीड्स एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, तो साइकिल इन्वेंट्री तो हमने देख ली ना कि जी बेसिक ओवरऑल जो ऑन एवरेज या रूटीन के अंदर जो काम चल रहा है तो वो दैट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री यूज्ड टू सेटिस्फाई डिमांड। ठीक है, अब सेफ्टी इन्वेंट्री का वो कंपोनेंट होता है कि जी आप उसको हम इसलिए रखते हैं कि अगर आपकी जो डिमांड है कस्टमर की इस तरफ से बढ़ जाए तो फिर हम उस इन्वेंट्री से चीज निकालते हैं। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स होते जा रहे हैं। एक कंपोनेंट तो आपका सप्लाई चेन की साइकिल इन्वेंट्री आ गई। अब दूसरा कंपोनेंट हो गया सेफ्टी इन्वेंट्री। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता हम सप्लाई चेन के जो इन्वेंट्री के डिफरेंट कंपोनेंट्स देख रहे हैं। एक साइकिल इन्वेंट्री है, एक वो वाली इन्वेंट्री है जो ऑन एवरेज हमारे ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए होती है। एक थोड़ी सी इन्वेंट्री हम रखते हैं सेफ्टी के लिए कि अगर आपके कस्टमर की जो डिमांड है वो बढ़ जाए एक्सपेक्टेशन से तो हम उसको पूरा कर सकें, तो उसको हम सेफ्टी इन्वेंट्री कहते हैं। अब सेफ्टी इन्वेंट बेसिकली इन अ परफेक्ट वर्ल्ड where
देयर इज नो अनसर्टेनिटी, आपको एग्जैक्टली पता है आपके कस्टमर ने आपसे कितनी चीज मांगनी है, तो तब हम सेफ्टी इन्वेंट्री की इतनी हमें जरूरत नहीं होती. In a perfect world where we know the demand from the customer, exactly हमें पता हो कि जी कस्टमर से इतनी डिमांड आनी है, तो हमें सेफ्टी इन्वेंट्री की ज़रूरत नहीं होती. मगर आपको भी पता है, मुझे भी पता है, प्रैक्टिकल केसेस के अंदर हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता कि जी कितनी डिमांड आनी है, तो हमेशा हम थोड़ा सा सेफ्टी इन्वेंट्री रखते हैं, थोड़ा सा एक सेफ इन्वेंट्री के अंदर सेफ्टी इन्वेंट्री का कंपोनेंट रखते हैं कि जस्ट इन केस कि डिमांड बढ़ जाए तो हम उसको सेफ्टी इन्वेंट्री से सेटिस्फाई कर सकें. अब सेफ्टी इन्वेंट्री जो होती है दैट इज ऑल्सो, उसके अंदर भी कुछ ट्रेड ऑफ्स होते हैं, वो भी वेरिएबल्स, कुछ वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है. बेसिकली इसके अंदर जो दो ट्रेड ऑफ्स हैं वो है कॉस्ट ऑफ लूजिंग सेल्स और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट. ठीक है, इसके अंदर ये दो कंपोनेंट्स हैं सेफ्टी इन्वेंट्री के अंदर जो हमें कंसिडर करने होते हैं. इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जी इन्वेंट्री को रखने की, इन्वेंट्री को कैरी करने की क्या कॉस्ट है. ठीक है, उसको किसी जगह पे आप स्टोर करोगे, आपके पास कोई वेयर हाउस होगा, उस वेयर हाउस की बिजली, उस वेयर हाउस की एयर कंडीशनिंग, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट. अगर फूड प्रोडक्ट्स हैं तो उनका वेयर हाउस डिफरेंट होगा, उसकी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट डिफरेंट होगी. अगर मैकेनिकल पार्ट्स हैं तो उसका वेयर हाउस डिफरेंट होगा, उसकी कॉस्ट डिफरेंट होंगी वेयर हाउस को मैनेज करने की. तो इट ऑल डिपेंड्स कि जी आप किस चीज को अपनी इन्वेंट्री के अंदर रख रहे हो. तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट एंड कस्टमर कॉस्ट ऑफ लूजिंग सेल्स, तो ये दो चीजों पे डिपेंडेंट होता है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ लूजिंग सेल्स. कॉस्ट ऑफ लूजिंग सेल्स क्या होती है कि जी आपके पास कस्टमर आया, आपके पास चीज थी, आपने उसको दे दी, आपने एक सेल कर दी. अब दूसरा केस क्या होता है कि आपके पास कस्टमर आया, आपके पास चीज नहीं थी, आपका कस्टमर वापस चला गया. ठीक है, आपका कस्टमर वापस चला गया बगैर किसी चीज के, जो वो उसको जो चीज चाहिए थी वो उसको नहीं मिली, और आपका थोड़ा सा जो है ब्रांड भी इफेक्ट हुआ उसकी वजह से कि यार मैं तो इसके पास आया था, ये तो चीज ही नहीं प्रोवाइड कर सकता. तो ये इसको क्वांटिफाई किया करना पड़ता है कि जी कॉस्ट ऑफ लूजिंग सेल्स क्या है. आपकी मर्जी है कि जी आप उसको सिंपल तरीके से क्वांटिफाई करो कि जी कस्टमर आया, उसको चीज़ नहीं मिली, तो वो हमें जो लॉस्ट सेल्स हैं हमारी, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ लॉस्ट सेल, कॉस्ट ऑफ लूजिंग सेल्स. या हम ये भी देखना चाहते हैं कि जो हमारी इमेज पे फ़र्क पड़ा है, तो ये जो दूसरा कंपोनेंट है इमेज के फ़र्क पड़ने वाला, ये ज़रा मुश्किल होता है क्वांटिफाई करना या किसी नंबर में डालना. तो नॉर्मली कंपनीज यही करती हैं कि जी कस्टमर आया, कस्टमर ने जो चीज़ डिमांड की उसको नहीं मिल सकी, तो वो जो नहीं मिलने वाली डिमांड थी उसकी क्या कॉस्ट थी, तो दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ लूजिंग सेल्स. ठीक है, तो सेफ्टी इन्वेंट्री इज ऑलवेज अ फंक्शन, या इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन दीज टू वेरिएबल्स ऑफ इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ लूजिंग सेल्स. और अगर परफेक्ट वर्ल्ड है जहां हमें पता है एग्जैक्टली कि आपके कस्टमर को कितनी चीज चाहिए, तो फिर जाहिर बात है हमें सेफ्टी इन्वेंट्री की जरूरत ही नहीं होगी. अब हम और कंपोनेंट्स देखते हैं. आहिस्ता आहिस्ता हमारे कंपोनेंट्स बिल्ड हो रहे हैं ना. पहला कंपोनेंट आपके पास क्या था, साइकिल इन्वेंट्री थी. अब हमारे पास हमने दूसरा कंपोनेंट देख लिया, वो सेफ्टी इन्वेंट्री है. अब हम देखते हैं तीसरा कंपोनेंट, सीजनल इन्वेंट्री. ठीक है, सीजनल इन्वेंट्री मैं फिर से एम्फसाइज करता हूं, हर चीज की सीजनल इन्वेंट्री हो सकती है. सप्लायर अपने पास रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री रख सकता है, सीजनल इन्वेंट्री. मैन्युफैक्चरर अपने पास सेमी फिनिश्ड गुड्स की या वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री रख सकता है, और डिस्ट्रीब्यूटर अपने पास फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्री रख सकता है, सीजनल इन्वेंट्री रख सकता है. ठीक है, इसी तरीके से इधर भी हम देख सकते हैं
कि जी रॉ मटेरियल आपका सप्लायर अपने पास साइकिल इन्वेंट्री रख सकता है, फिनिश्ड गुड्स आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर या प्रोड्यूसर जो है वो उसकी रख सकता है साइकिल इन्वेंट्री, और इसी तरीके से वर्क इन प्रोसेस के लिए वर्क इन प्रोसेस की प्रोड्यूसर जो होता है या मैन्युफैक्चरर होता है वो रख सकता है अपने पास। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप सप्लाई चेन में कहाँ खड़े हुए हो। जिस जगह पे खड़े होगे हर जगह पे इन्वेंट्रीज होती हैं, तो डिफरेंट चीज़ों की या डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री डिफरेंट जगहों पे पाई जाती हैं। ये चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता नेटवर्क सप्लाई चेन नेटवर्क डिज़ाइन पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे। अब तीसरा कंपोनेंट जो है सीजनल इन्वेंट्री, वो क्या है? सीजनल इन्वेंट्री बेसिकली आप कह सकते हो कि इट इज द इन्वेंट्री बिल्डअप टू काउंटर प्रेडिक्टेबल वेरिएशन इन डिमांड। सीजनल इन्वेंट्री क्या है? ये वो इन्वेंट्री है जो हम अपने पास रखते हैं टू काउंटर प्रेडिक्टेबल वेरिएशन इन डिमांड। ठीक है, अब आपके पास एक ऐसी चीज है जिसकी डिमांड सीजन के साथ कम ज्यादा होती है। ठीक है, जिस तरह गर्मियों के कपड़े होते हैं या सर्दियों के कपड़े होते हैं, तो सीजन के साथ साथ उनकी डिमांड जो होती है वो कम ज्यादा होती जाती है। गर्मियों में ज्यादा हो जाती है, सर्दियों में कम हो जाती है। गर्मियों के कपड़े होते हैं उनकी जो डिमांड होती है गर्मियों में बढ़ जाती है, सर्दियों में कम हो जाती है, फिर गर्मी आती है फिर बढ़। तो ये वो वाली इन्वेंट्री होती है जो हम रखते हैं अपने पास जस्ट टू काउंटर द प्रिडिक्टेबल वेरिएशन इन डिमांड, तो इसको हम सीजनल इन्वेंट्री कहते हैं। अब बेसिकली सीजनल इन्वेंट्री जो है वो भी दो तीन चीज़ों पे या दो तीन कंपोनेंट्स पे या दो तीन वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट होती है कि इसके अंदर कौन कौन से वेरिएबल होते हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। वो होता है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, कि इन्वेंट्री को रखने की कॉस्ट कितनी है, और दूसरी चीज इसके अंदर जो होती है वो कॉस्ट ऑफ चेंजिंग योर कैपेसिटी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ चेंजिंग योर कैपेसिटी, मैं CCC इसको कह देता हूं। तो जो सीजनल इन्वेंट्री होती है दैट इज डिपेंडेंट ऑन कॉस्ट ऑफ कैरिंग एडिशनल इन्वेंट्री वर्सेस कॉस्ट ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ कैरिंग एडिशनल इन्वेंट्री, मैं इसको इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट हटा के कॉस्ट ऑफ एडिशनल इन्वेंट्री वर्सेस कॉस्ट ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ चेंजिंग योर कैपेसिटी। ठीक है, बेसिकली व्हाट दिस सेकंड स्टेटमेंट इज सेइंग, कॉस्ट ऑफ कैरिंग एडिशनल इन्वेंट्री वर्सेस कॉस्ट ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन। तो जो आपकी सीजनल इन्वेंट्री होती है वो इन दो कंपोनेंट्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ कैरिंग एडिशनल इन्वेंट्री क्या होगी? यार आपकी जो डिमांड है आपको पता है सीजन के हिसाब से बढ़ रही है, बढ़ेगी कम होगी, तो कॉस्ट ऑफ कैरिंग एडिशनल इन्वेंट्री वो पहले वाला कॉन्सेप्ट के जी ज्यादा चीजें हैं तो ज्यादा चीजों को स्टोर करना है, कॉस्ट ऑफ जो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट वो तो है। इसके साथ दूसरा कंपोनेंट वो हो जाता है कि जी अगर मेरी चीजें बिकती नहीं है तो मुझे कितना नुकसान होगा। ठीक है, तो जो कैरिंग एडिशनल इन्वेंट्री जो है उसके अंदर दो एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। पहला एस्पेक्ट तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट आ जाती है कि जी मैं ज़्यादा चीज़ें रखूंगा या ज़्यादा चीज़ें स्टोर करूंगा तो मुझे कितने ज़्यादा पैसे उसको स्टोर करने के लिए देने पड़ेंगे या मेरी जेब से कितने जाएंगे। दूसरी चीज़ इसके अंदर जो आ जाता है वो लॉस्ट सेल्स का कंपोनेंट आ जाता है कि जो ज़्यादा चीज़ें मैं लूँगा स्टोर करूँगा अगर वो नहीं बिकी तो फिर मैं उनको क्या करूंगा, या तो मैं उनको स्क्रैप करूंगा या तो मैं कम कीमत पे उनको बेचूंगा। तो जो ये कैरिंग एडिशनल इन्वेंट्री जो होती है, कॉस्ट ऑफ कैरिंग एडिशनल इन्वेंट्री, इसके अंदर ये दो एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, ये दो पॉइंट ऑफ व्यू आ जाते हैं, या ये दो पॉइंट्स ऑफ आप कह सकते हो ये वो पॉइंट्स हैं जिसके बारे में दी पर्सन हु इज कैरिंग सीजनल इन्वेंट्री हैज टू थिंक अबाउट।
कि जी ये हो सकता है, ये दो पॉसिबल सिनेरियो है। दूसरा जो सीजनल इन्वेंट्री का डिसीजन लेने में कंपोनेंट होता है वो फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन होती है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन। फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन क्या है कि क्या आपके पास ऐसी प्रोडक्शन कैपेसिटी है कि वो टाइम के साथ साथ क्वांटिटी भी कम ज़्यादा कर सके, यानी कि जितनी वो क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं आप, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है कम ज़्यादा होने की, कि जी आपका जो प्लांट है, प्रोडक्शन प्लांट है, वो 100 चीज़ें भी बना सकता है, वो 200 चीज़ें भी बना सकता है, वो 400 चीज़ें भी बना सकता है, और वो 50 भी बना सकता है और प्रॉफिटेबल रह सकता है। तो ये जो फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन होती है ना, फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, कि अगर डिमांड बढ़ी तो क्या मेरा जो प्रोडक्शन प्लांट है वो क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकता है, प्रोडक्शन क्वांटिटी। तो अगर कॉस्ट ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन आपकी कम है, विच मीन्स कि आपके पास जैसे जैसे डिमांड बढ़े चीज़ की, तो आप ज़रा सी कॉस्ट लगा के अपने प्रोडक्शन प्लांट की कैपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हो, तो फिर आप ज़ाहिरी बात है सीजनल इन्वेंट्री इतनी ज़्यादा नहीं रखोगे। मगर अगर आपकी कॉस्ट ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन ज़्यादा है कि जी आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है अपने प्रोडक्शन प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाने में या कम करने में, तो फिर आप सीजनल इन्वेंट्री रखोगे। इसलिए रखोगे कि आपको पता है कि अगले महीने डिमांड आने लगी है, आपको पता है कि आपके प्रोडक्शन प्लांट की या आपका प्रोडक्शन फैसिलिटी है उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि जो डिमांड आने लगी है उसको वो केटर कर सके, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप डिमांड आने से पहले आप सेफ्टी इन्वेंट्री रखना शुरू कर देते हो कि जी मैं हर महीने 100 चीज़ें मैं हर महीने स्टोर करूंगा और जैसी ही डिमांड आएगी तो वो मैं सारी की सारी चीज़ें फिर सेल ऑफ कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो सीजनल इन्वेंट्री होती है इसके अंदर ये दो कंपोनेंट्स होते हैं, कॉस्ट ऑफ कैरिंग एडिशनल इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन। तो ये दो कंपोनेंट, कॉस्ट ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ एडिशनल इन कैरिंग एडिशनल इन्वेंट्री के अंदर ये दो पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास होते हैं, जिसके अंदर इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट होती है और दूसरा जो है लॉस्ट सेल्स कंपोनेंट होता है, और कॉस्ट ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन दूसरा जो एडिशनल है। तो सीजनल इन्वेंट्री के अंदर हम इन दो पर्सपेक्टिव्स को कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये जो दो पर्सपेक्टिव्स हैं इसके अंदर जो है एडिशनल ये दो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं जो हमें कंसिडर करने पड़ते हैं। अब जाहिरी बात है कि जी जिन कंपनीज की जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी वो स्मूथली, नॉर्मली जो हमारे पास प्रैक्टिकल केस होता है उसके अंदर यही होता है कि आपका एक जो प्लांट होता है वो एक प्रोडक्शन कैपेसिटी पे स्मूथली चलता रहता है। कि लेट्स से कि अगर आपका प्रोडक्शन प्लांट है वो 1000 चीज़ें पर डे बनाता है तो मैक्सिमम आउटपुट उससे स्मूथली निकाली जाती है, और जैसे ही सीजनल डिमांड आती है तो उसके लिए सीजनल इन्वेंट्री पहले से ही स्टोर की जाती है, और फिर एकदम से जैसे डिमांड आती है तो वो इन्वेंट्री से चीज़ दी जाती है। आपका प्रोडक्शन प्लांट जो होता है वो पीछे एक फ्लो में चलता जाता है, वो इन्वेंट्री को फिल करता जाता है। अब और कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं इन्वेंट्री के डिसीजंस के अंदर, वो है लेवल ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। अब लेवल ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी क्या है? इट इज द फ्रैक्शन ऑफ डिमांड दैट इज सर्व्ड ऑन टाइम फ्रॉम प्रोडक्ट हेल्ड इन द इन्वेंट्री। अब ये चौथा कंपोनेंट है जो हम इन्वेंट्री, बेसिकली ये तो डिफरेंट टाइप्स आप कह सकते हो, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेंट्री हैं, ठीक है। इन्वेंट्री की टाइप्स कौन कौन सी हैं कि जी आपके पास रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री हो सकती है, आपके पास वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री हो सकती है, आपके पास फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री हो सकती है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज हैं, ठीक है। अब ये कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेंट्री है कि जी सीजनल इन्वेंट्री भी है हमारे पास सेफ्टी इन्वेंट्री भी है, हमारे पास साइकिल इन्वेंट्री। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेंट्री है। अब इन्वेंट्री के अंदर
एक और कंपोनेंट तो नहीं हम इसको कह सकते, मगर इसको इन्वेंट्री का एक डिसीजनल कंपोनेंट कह सकते हैं कि जी लेवल ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी है। हमने एक इन्वेंट्री मेंटेन की है जिसके अंदर सीजनल इन्वेंट्री का कंपोनेंट भी है, सप्लाई सेफ्टी इन्वेंट्री भी है और साइकिल इन्वेंट्री भी है। अब हमने देखना है कि ये जो हमने इन्वेंट्री मेंटेन की है ये कितना लेवल ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी है इसका, कि ये इसको मेंटेन करने से हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी कितनी हद तक पूरी हो जाती है, तो वो हम लेवल ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी से देख सकते हैं। द फ्रैक्शन ऑफ डिमांड दैट इज सर्व्ड on time from the product held in the inventory. It is of course a trade-off between customer service and the cost of carrying inventory. तो बेसिकली लेवल ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी आपको बताता है कि जी आपने जो एक इन्वेंट्री मेंटेन की हुई है जिसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उसका क्या फ़ायदा आपको हो रहा है या क्या नुकसान हो रहा है। तो वो लेवल ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी आपको एक बताता है कि जी इतने % लोगों को हमने इस इन्वेंट्री से केटर किया, तो अब हमने बेहतर करना है तो हम इसको बेहतर किस तरीके से कर सकते हैं। इसके ये जो 3 कंपोनेंट्स हैं उसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा करके, कि अगर आपके सीजनल डिमांड नहीं पूरी हो रही जनवरी फरवरी मार्च अब तो जो 12 महीने हैं 12 महीने में आप लेवल ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी कैलकुलेट करोगे, आप 12 के 12 महीनों में एक इन्वेंट्री मेंटेन करोगे जिसके अंदर कुछ हिस्सा साइकिल इन्वेंट्री का कुछ होगा, उसके अंदर सेफ्टी स्टॉक और कुछ उसके अंदर सीजनल इन्वेंट्री होगी, तो उससे आप देखोगे कि लेवल ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी पिछले साल कितनी रही है। अब बेहतर करना है तो किस के अंदर बेहतरी लानी है, साइकिल इन्वेंट्री के अंदर बेहतरी लानी है, सेफ्टी इन्वेंट्री के अंदर बेहतरी लानी है या सीजनल इन्वेंट्री के अंदर बेहतरी लानी है। ठीक है, तो जाहिर बात है जितना आप कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप सारे के सारे जो आपके कस्टमर आपके पास आ रहे हैं उनको सारों को चीज़ें मिलनी चाहिए, तो आप 100% कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो, तो फिर उसके लिए आपको जाहिर बात है इन्वेंट्री बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप लेट से चाहते हो कि नहीं मैं आई एम हैप्पी विद 90% सर्विस कस्टमर सर्विस, कि मेरे पास अगर 100 लोग आए और उनमें से 90 लोगों को मैं चीज़ प्रोवाइड कर दूं, तो फिर उसके हिसाब से आप अपनी इन्वेंट्री ज़रा कम कर लेते हो। जितनी कम आप कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो उसके हिसाब से इन्वेंट्री कम होती जाती है, और जाहिर बात है इन्वेंट्री जब कम होती जाती है तो उसकी कॉस्ट भी कम होती जाती है। तो इट इज़ अप टू यू कि आपने कितनी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करनी है और उसके हिसाब से आप कितनी कॉस्ट आप कितने कॉस्ट अपनी जेब से देना चाहते हो इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए या मैनेज करने के लिए। अब हम देखते हैं कि जी इन्वेंट्री के डिफरेंट जो मैट्रिसेस हैं, इन्वेंट्री रिलेटेड मैट्रिसेस, इन्वेंट्री को हम किस तरीके से ये किस तरह से हम इन्वेंट्री को जज कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, गेज कर सकते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री के हमने डिफरेंट कंपोनेंट देख लिए कि जी उसके अंदर सेफ्टी इन्वेंट्री, सीजनल इन्वेंट्री होती है। इन्वेंट्री की टाइप्स भी हमने देख ली कि जी इन्वेंट्री किन किन चीज़ों की हो सकती है, फिनिश गुड्स की हो सकती है, वर्क इन प्रोसेस की हो सकती है, रॉ मटेरियल की हो सकती है। अब हम देखते हैं कि इन्वेंट्री को हम किस तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, गेज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कोई इन्वेंट्री के मैट्रिसेस चाहिए। ये वही बात है ना कि अगर आपने किसी बंदे को गेज करना है कि जी उसकी हाइट क्या है, उसकी वेट क्या है, उसका आंखों का रंग क्या है, उसके बालों का रंग क्या है, कुछ गेज करने के लिए आपको कोई मैट्रिक्स चाहिए होता है ना। हाइट के लिए आपको लेंथ चाहिए होती है, वेट के लिए आपको वेट चाहिए होता है, कलर के लिए आपको कलर पता होना चाहिए, काला है, ब्राउन है, ये वो। तो इन्वेंट्री को भी आपने गेज करने के लिए कुछ आपको मैट्रिसेस चाहिए होते हैं। वो मैट्रिसेस अब हम डिस्कस करते हैं अंडर द हेडिंग ऑफ इन्वेंट्री रिलेटेड मैट्रिसेस। अब इन्वेंट्री रिलेटेड मैट्रिसेस जो हैं वो काफ़ी हैं, मैं एक एक करके आपको डिस्कस करता हूँ। कैश टू कैश, साइकिल टाइम, एवरेज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री टर्न्स, प्रोडक्ट विद मोर देन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेज ऑफ इन्वेंट्री, एवरेज रिप्लेनिशमेंट बैच साइज, इसी तरीके से एवरेज सेफ्टी इन्वेंट्री, सीजनल इन्वेंट्री, फिल रेट, फ्रैक्शन ऑफ टाइम आउट ऑफ स्टॉक एंड ऑब्सोलीट इन्वेंट्री। तो ये सारे के सारे वो हार्ड
आप कह सकते हो क्वांटिटीज हैं या वो हार्ड नंबर्स हैं जो हम इन्वेंट्री को गेज करने के लिए यूज करते हैं, और इनको हम इन्वेंट्री रिलेटेड मैट्रिक्स कहते हैं। अब पहली बात देखते हैं कि जी कैश टू कैश साइकिल टाइम क्या होती है। कैश टू कैश साइकिल टाइम, ये सारे के सारे जो इन्वेंट्री रिलेटेड मैट्रिसेस हैं ये आपकी बुक के अंदर भी डिस्कस हुए हैं। आप अगर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए हो, अगर आपको इस बुक से की रीडिंग से समझ ना आ रही हो, या अगर आपको मेरी प्रेजेंटेशन से समझ ना आ रही हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको इंटरनेट पे भी इजीली अवेलेबल हैं। आप गूगल पे जाके लिखो कैश टू कैश साइकिल टाइम, तो आपको बहुत सारी डेफिनेशंस मिल जाएंगी। नॉर्मली आपको एक साइट मिलेगी जिसका नाम है इन्वेस्टोपीडिया, आई थिंक, जिस तरह विकिपीडिया है उसी तरह इन्वेस्टोपीडिया है। उसके अंदर बहुत अच्छी डेफिनेशंस मिल जाती हैं एक्सप्लेनेशंस के साथ। तो अगर भी आपको कोई चीज़ ना समझ आ रही हो मेरी प्रेजेंटेशन से या बुक की रीडिंग से, तो यू कैन ऑलवेज गो अहेड ऑन द इंटरनेट, गूगल इट, अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। विकिपीडिया से मिल जाएगी डेफिनेशन, विकिपीडिया से ना मिली तो इन्वेस्टोपीडिया से मिल जाएगी। तो बहुत सारे आपको रिस्पॉन्सेज मिल जाएंगे या बहुत सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। तो अब हम देखते हैं कि जी कैश टू कैश साइकिल टाइम क्या होता है। बेसिकली कैश टू कैश साइकिल टाइम जो होता है उसको अगर हम ग्लोबली या उसकी ग्लोबल डेफिनेशन में आपको दूं तो दैट इज कैश टू कैश साइकिल टाइम इज अ मैट्रिक्स दैट एक्सप्रेसेस इन डेज the time it takes for a company to convert resources into cash flows। ठीक है, कि जी कितना टाइम लगता है कंपनी को, जो उसके पास इनपुट आई थी रॉ मटेरियल की, उस रॉ मटेरियल पे उसने फिनिश गुड्स किया और फिर उसको उस रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाए और फिर उसको बेचा, और बेचने के बाद जो उसने कस्टमर से पैसे लिए, तो इसको हम कैश टू कैश कन्वर्जन साइकिल कहते हैं। कि देखें जी आपके पास एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उसके अंदर रॉ मटेरियल आया और उससे आपके पास फिनिश गुड्स बन गए, और वो फिनिश गुड डायरेक्टली आपने अपने कस्टमर को बेच दिए और कस्टमर से आपने पैसे लिए। तो आपने, जाहिर बात है, आपका जो रॉ मटेरियल है वो सप्लायर से आया है, फिनिश गुड आपके पास कस्टमर के पास चला गया है, तो आपने कस्टमर से पैसे लिए और आपने सप्लायर को पैसे दिए। ठीक है, तो कैश टू कैश साइकिल टाइम ये होता है कि आपको कितना टाइम लगा कि आपने चीज कस्टमर से पैसे लिए और अपने सप्लायर को दिए। ठीक है, बेसिकली कैश टू कैश साइकिल टाइम को हम कैश कन्वर्जन साइकिल भी कह सकते हैं। कैश कन्वर्जन साइकिल जो होती है उसका एक फॉर्मूला होता है जो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। कैश कन्वर्जन साइकिल इट इज सिमिलर, इसको कैश कन्वर्जन साइकिल जो है इट इज सिमिलर टू कैश साइकिल। तो मैं इसकी जो फॉर्मूला है दैट इज DIO प्लस DSO माइनस DPO। ठीक है, DPO क्या होता है? डेज पेबल आउटस्टैंडिंग, डेज पेबल आउटस्टैंडिंग स्टैंडिंग। DSO क्या होता है? डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग। और DIO क्या होता है? डेज इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग। तो डेज इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो अगर एक कंपनी है जो 20 दिन का स्टॉक रखती है, ठीक है, और लेट्स से कि जी वो 20 दिन का स्टॉक रखती है, 20 डेज का वो स्टॉक रखती है एक कंपनी, वो अपने
कस्टमर से 30 दिन बाद पैसे, ऑन एवरेज 30 दिन के अंदर पैसे ले लेती है। 20 दिन का स्टॉक रखती है प्रोडक्ट का और 30 दिन के अंदर अंदर अपने कस्टमर से पैसे ले लेती है, और वो 45 दिनों के अंदर अपने सप्लायर्स को पैसे दे देती है कि जी उसने जो सप्लायर से चीज़ें ली थी उसके 45 दिनों के अंदर या 45 डेज के अंदर अपने सप्लायर को पैसे दे देती है। 20 दिनों का स्टॉक अपने पास रखती है, 30 दिनों के अंदर अपने कस्टमर से पैसे ले लेती है, और 45 डेज के अंदर वो अपने सप्लायर्स को जो उसने उससे लिए पैसे या उससे कोई चीज़ ली होती है उसकी पेमेंट कर देती है। तो उसकी कैश टू कैश कन्वर्जन साइकिल क्या होगी? दैट विल बी 20 + 30 - 45। तो बेसिकली जो इसके अंदर 20 है दैट इज डेज इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग, DSO डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग, कि जी 30 दिन के अंदर वो चीज़ जो सेल्स आउटस्टैंडिंग थी उसके पैसे उसने वापस ले लिए, और जो आखिरी चीज़ है वो 45 के अपने कस्टमर को डेज पेएबल आउटस्टैंडिंग के जो उसने पे करने थे अपने सप्लायर को वो उसने किया। तो ओवरऑल इसकी क्या हो जाएगी कि जी 5 डेज, कि वो कंपनी 5 डेज के अंदर अंदर जो है वो पैसे रिकवर कर लेती है। जो चीज़ वो बनाती है वो 5 दिन के अंदर अंदर रिकवर कर लेती है। कि जी ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि कंपनी अपने पैसे है वो 5 दिन के लिए इन्वेस्ट करती है। अगर ये नेगेटिव में चला जाए तो इसका मतलब है कंपनी अपने सप्लायर के पैसे से ही पैसे बना लेती है, कि जी सप्लायर ने जो रॉ मटेरियल उसको दिया था। अगर ये पॉजिटिव में है, दिस नंबर इज इन, अभी इसमें +5 डेज आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एज अ कंपनी आपने 5 दिन के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है इन्वेंट्री के अंदर, कि जी आपने 5 दिन की इन्वेंट्री इन्वेस्ट की है अपना पैसा, जिससे फिर आप कस्टमर से लेके अपने सप्लायर्स को देते हो। अगर यही वैल्यू -5 डेज में आ जाती तो इसका मतलब यह है कि जी आप सप्लायर से लेते हो और 5 दिन बाद उसको पैसे देते हो, ठीक है। तो आपके सप्लायर ने 5 दिन के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है उस इन्वेंट्री के अंदर। तो इसके अंदर ये फर्क है कि जी अगर ये चीज़ नेगेटिव में आ जाए तो आप अपनी तरफ से कोई इन्वेंट्री के अंदर नहीं इन्वेस्ट कर रहे, बल्कि आप अपने सप्लायर के पैसे से इन्वेंट्री के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर ये पॉजिटिव में है तो आप अपनी तरफ से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इन्वेंट्री के अंदर। ओवरऑल कैश टू कैश साइकिल टाइम हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया। एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है? एवरेज इन्वेंट्री जो होती है बेसिकली इट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री कैरिड। इन एवरेज इन्वेंट्री जो होती है इट शुड बी मेजर्ड इन डेज ऑफ डिमांड और फाइनेंशियल वैल्यू। तो एवरेज इन्वेंट्री के जी ओवर द टाइम पीरियड आपने कितनी इन्वेंट्री कैरी की है, इट इज़ कॉल्ड एवरेज इन्वेंट्री। के जी अगर आपने जनवरी में 20 चीज़ों की थी इन्वेंट्री, फरवरी में 18 की, मार्च में जो आपने 30 चीज़ों की, अप्रैल में आपने 40 चीज़ों की, तो इनको ऐड अप करके सारों को डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो दैट विल बी योर एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। तो एवरेज इन्वेंट्री आपने कितनी कैरी की है ओवर द टाइम पीरियड। अगर साल की करनी है एवरेज इन्वेंट्री तो सारे 12 महीनों को ऐड अप करके आप कर सकते हो। तो एक चीज़ होती है एवरेज इन्वेंट्री और एक होती है महीने की या उस टाइम पीरियड की। तो एवरेज इन्वेंट्री इज द एवरेज अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री दैट यू कैरी। अब इसको मैयर किस चीज़ के अंदर किया जा सकता है? इसको हम यूनिट्स के अंदर भी मैयर कर सकते हैं कि जी कितनी चीज़ें आपने स्टोर की, 20 यूनिट्स, 30 यूनिट्स। इसको हम डेज ऑफ डिमांड में भी कर सकते हैं। डेज ऑफ डिमांड के अंदर भी मेंटेन कर सकते हैं कि जी 5 दिन की इन्वेंट्री, 6 दिन की इन्वेंट्री, 7 दिन की इन्वेंट्री। और इसको हम फाइनेंशियल यूनिट्स के अंदर भी कर सकते हैं कि जी 8,000 की इन्वेंट्री, 10,000 की इन्वेंट्री, 20,000 की इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री को मेंटेन रखने के लिए या इसको
एवरेज इन्वेंट्री को ट्रैक रखने के लिए आप इसको यूनिट्स के अंदर भी कर सकते हो कि जी मैंने 3 यूनिट्स या 4 यूनिट्स या 4 पीस या 5 पीस स्टोर किए हुए हैं। आप उसको डेज ऑफ डिमांड के अंदर भी कर सकते हो, मैंने 4 दिन की डिमांड रखी हुई है, 5 दिन की डिमांड रखी हुई है। या आप उसको फाइनेंशियल यूनिट्स में भी कर सकते हो, 5,000 की इन्वेंट्री रखी हुई है, 10,000 की हुई है, 18,000 की हुई है, तो वो आप उसको उसमें भी कर सकते हो। अब इन्वेंट्री टर्न्स क्या होता है? इन्वेंट्री टर्न measures the amount of time inventory turns over in an year. It is a ratio of average inventory to either the cost of goods sold or sales. इन्वेंट्री टर्न जो होती है वो ये होती है कि आप साल के अंदर इन्वेंट्री को कितनी दफ़ा फिल करते हो या कितनी दफ़ा उसको टर्न, जिस तरह हम रोटी को क्या करते हैं तवे पे उल्टा करते हैं, फिर उसको गर्म करके फिर उल्टा करते हैं, तो क्या करें हम टर्न कर रहे हैं उसको। तो इन्वेंट्री का भी टर्न, इन्वेंट्री टर्न्स आपको ये बताती है कि आपने साल में कितनी दफ़ा इन्वेंट्री खाली की और फिर उसको भरा, खाली किया और फिर उसको भरा। अब इन्वेंट्री टर्न्स हम किस तरह निकाल सकते हैं? इन्वेंट्री टर्न जो होती है वो हम निकाल सकते हैं थ्रू एवरेज इन्वेंट्री, जो हमने पहले इधर देखी है, डिवाइडेड बाय आप इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि जो आपने चीजें बनाई और बेची उनकी कॉस्ट कितनी थी। अब जाहिर बात है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है तो एवरेज इन्वेंट्री की भी यूनिट हमारे पास इसके अंदर क्या होनी चाहिए? फाइनेंशियल यूनिट ही होनी चाहिए, रुपीस के अंदर या डॉलर्स के अंदर होनी चाहिए, तो तभी आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से उसको डिवाइड करोगे ना। जिस तरह लेंथ जो होती है उसको लेंथ से ही डिवाइड करोगे तो होगा, लेंथ को वेट से तो नहीं डिवाइड किया जा सकता ना। इसलिए फाइनेंशियल यूनिट्स को भी आप फाइनेंशियल यूनिट से ही डिवाइड करोगे। तो अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है तो वो कॉस्ट है, जाहिर बात है वो कॉस्ट आपको डॉलर अमाउंट में मिलेगी, तो एवरेज इन्वेंट्री को भी आपको इन टर्म्स ऑफ डॉलर अमाउंट रखना पड़ेगा। अगला जो रिलेटेड मैट्रिक्स है इन्वेंट्री के, इन्वेंट्री को गेज करने के लिए, इन्वेंट्री को मेजर करने के लिए, इन्वेंट्री को मेंटेन रखने के लिए, दैट इज प्रोडक्ट विद मोर देन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेज ऑफ इन्वेंट्री। अब आप ये वो प्रोडक्ट्स हैं, ये बेसिकली आपको क्या बताता है? ये आपको बताता है कि कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी कुछ इन्वेंट्री में चीजें पड़ी रह गई हैं। कोई ऐसी चीजें होती हैं ना जो इन्वेंट्री में पड़ी रह जाती हैं या कोई यूज नहीं हो रही होती, तो आपको पता नहीं, आप ग्रोसरी स्टोर, आपने एक ग्रोसरी स्टोर के लिए इन्वेंट्री रखी हुई है, तो उसके अंदर बास चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं बिक रही होती, तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि वो कौन सी प्रोडक्ट्स हैं विद मोर देन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेज इन इन्वेंट्री, कि यार ये बिक नहीं रही, ये एक स्पेसिफाइड नंबर या महीना, 2 महीना, 3 महीने से ज्यादा पड़ी हुई है इन्वेंट्री के अंदर। तो आपको ये वो जो मैट्रिक्स होता है ये आपको बताता है कि कौन सी चीजें हैं जो इन्वेंट्री के अंदर पड़ी हुई हैं और जिसके अंदर अटेंशन की जरूरत है। अब चीजें नहीं बिक रही तो आप क्या करते हो? अगर ग्रोसरी स्टोर आप मैनेज कर रहे हो उसकी इन्वेंट्री, तो आप उन चीजों को ज्यादा प्रोमिनेंट जगह पे रखते हो, या तो आप उन चीजों को डिस्काउंटेड रेट्स पे बेच देते हो। तो ये वाला जो मैट्रिक्स है इन्वेंट्री का, ये आपको बताता है कौन कौन सी चीजें जो अभी एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड से ज्यादा इन्वेंट्री के अंदर पड़ी हुई हैं एंड दे नीड योर अटेंशन। एवरेज रिप्लेनिशमेंट बैच साइकिल measures the average amount in each replenishment order। अब एवरेज रिप्लेनिशमेंट बैच साइज जो होता है वो बेसिकली आपको ये बताता है कि जब आप रिप्लेनिशमेंट का क्या मतलब होता है? जब आपको प्यास लगती है तो आप पानी पी के अपने आप को रिप्लेनिश करते हो, जब आपको भूख लगती है तो आप खाना खा के अपने आप को रिप्लेनिश करते हो। तो जब भी किसी चीज की नीड होती है उस नीड को पूरा करते हो तो उसको रिप्लेनिशमेंट कहा जाता है। तो रिप्लेनिशमेंट, एवरेज रिप्लेनिशमेंट बैच साइज भी यही होता है कि जब आपको किसी चीज की जरूरत है या कोई चीज आपको चाहिए तो उस चीज का
बैच, कितनी साइज में आप वापस लेते हो या कितने साइज में आप वो लेते हो, तो उसको रिप्लेनिशमेंट बैच साइज कहा जाता है। अगर आपको प्यास लगी हुई है तो आप 1 गिलास पानी पीते हो, तो वो 1 गिलास जो है दैट इज द साइज ऑफ द रिप्लेनिशमेंट। तो एवरेज रिप्लेनिशमेंट बैच साइज ये होता है कि आपको लेट्स से ग्रोसरी स्टोर आप चला रहे हो, आपको आपका जो सप्लायर है, चावल का सप्लायर, वो आपको चावल सप्लाई करता है, तो वो कितनी क्वांटिटी में आपको रिप्लेनिश कर रहा है। हर महीने में वो आपको 4 टन भेज रहा है, या हर महीने में 4 किलो भेज रहा है, या मन भेज रहा है कि 100 केजी भेज रहा है, हर महीने में 100 केजी भेज रहा है, या हर महीने में 200 केजी भेज रहा है, या हर महीने में 300 केजी। तो रिप्लेनिशमेंट का जो बैच साइज है उसका जो एवरेज आउट कर लें तो उसको हम एवरेज रिप्लेनिशमेंट बैच साइकिल कहते हैं। लेट्स से कि जी आपने ग्रोसरी स्टोर की एग्जांपल को मैं ज़्यादा वो कर देता हूँ, क्लैरिफाई कर देता हूँ कि जी आपने हर महीने 200 केजी के राइस मंगवाए। पहले महीने आपने 200 मंगवाया, 200 केजी, फिर दूसरे महीने आपने 250 मंगवाया, तीसरे महीने आपने 300 मंगवाया, फिर चौथे महीने आपने 200 मंगवाया। तो अब आप देखना चाहते हो कि मेरा एवरेज रिप्लेनिशमेंट साइकिल, एवरेज रिप्लेनिशमेंट बैच साइज कितना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप इन सारों को ऐड करोगे, डिवाइडेड बाय 4 करोगे, यू ऐड ऑल दीज थिंग्स टुगेदर और उसको डिवाइड बाय 4 करो, तो वो आपका एवरेज रिप्लेनिशमेंट बैच साइज आ जाएगा। ठीक है। एवरेज सेफ्टी इन्वेंट्री, सेफ्टी इन्वेंट्री आपको मैंने पहले बता दिया क्या होती है। सेफ्टी इन्वेंट्री जो उसका एवरेज साइज होता है ओवर द टाइम पीरियड, उसको एवरेज आउट कर लो तो उसको हम एवरेज सेफ्टी इन्वेंट्री कहते हैं। इसी तरह सेफ्टी इन्वेंट्री, सीजनल इन्वेंट्री मैंने आपको बता दी है कि जी सीजनल इन्वेंट्री क्या होती है। सीजनल इन्वेंट्री जो बेसिकली हम मेजर करते हैं वो हम देखते हैं कि इस महीने हमारे पास इतनी डिमांड थी, अगले महीने आगे हम फोरकास्टिंग का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम सीजनल कंपोनेंट को भी फोरकास्ट करना देखेंगे। और अगर आपने ऑपरेशंस रिसर्च, ऑपरेशंस मैनेजमेंट पढ़ी हुई है तो ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर भी सीजनल डिमांड को फोरकास्ट करने के डिफरेंट तरीके बताए हुए हैं। तो सीजनल इन्वेंट्री बेसिकली यही होती है कि जी आपने फ्रॉम 1 मंथ टू अनदर मंथ आपने कितनी अमाउंट ऑफ सीजनल इन्वेंट्री रखी हुई है। ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स है ये उसको मेजर करता है या गेज करता है। फिल रेट क्या होता है, अब ये बात इंपॉर्टेंट है कि जी सीजनल इन्वेंट्री जो होती है ना दैट इज बियॉन्ड कि जी सेफ्टी इन्वेंट्री और जो आपने साइकिल इन्वेंट्री रखी हुई है, ठीक है, इसके अलावा होती है सीजनल इन्वेंट्री। तो इट इज बियॉन्ड सेफ्टी एंड साइकिल। सेफ्टी इन्वेंट्री और साइकिल इन्वेंट्री तो आपने रखी है, सीजनल इन्वेंट्री जो होती है वो इन दोनों कंपोनेंट्स के अलावा जो आपने रखी हुई होती है तो वो सीजनल इन्वेंट्री होती है। आपके पास जो अगला इन्वेंट्री का जो मैट्रिक्स है दैट इज फिल रेट। फिल रेट क्या होता है, फिल रेट इज द फ्रैक्शन ऑफ ऑर्डर्स which are satisfied on hand या on time from the inventory that you are carrying। ठीक है। इन्वेंट्री का अगर आपको याद हो तो हमने लेवल ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी देखी थी ना, इन्वेंट्री का जो कंपोनेंट हमने अभी पिछली स्लाइडों में देखा है। तो अब हम उसको किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, हम उसको फिल रेट से मेजर कर सकते हैं। फिल रेट आपको बताता है कि जी कितने ऑर्डर्स जो हमारे पास आए उन ऑर्डर्स को हमने इन्वेंट्री से चीज निकाल के दी है, कितना फिल रेट रहा है कि जी जब आया डिमांड तो उस डिमांड को उस वक्त हमने इन्वेंट्री से फुलफिल किया तो उसको फिल रेट कहते हैं। इट इज द फ्रैक्शन, fill rate measures the fraction of orders that were met on time from inventory. Fill rate should not be averaged out. अब फिल रेट जो होता है उसको एवरेज आउट नहीं करते। फिल रेट से अगर आपने यूजेबल इंफॉर्मेशन निकालनी है तो आप हर मंथ के लिए या हर वीक का या हर
एवरी डे आप इसको मेंटेन रखते हो फिल रेट को, कि जी हफ्ते के पहले दिन इतना फिल रेट था, हफ्ते के दूसरे दिन इतना फिल रेट था, हफ्ते के तीसरे दिन इतना फिल रेट था। अब फिल रेट बेसिकली क्या बता रहा है, आपके पास 80 चीजें पड़ी हुई हैं, ठीक है, आपके पास मंडे वाले दिन 100 कस्टमर आते हैं और आप 80 कस्टमर्स को वो चीज़ें दे सकते हो, बाकी जो आपके पास 20 कस्टमर थे वो आप नहीं उनको चीज़ दे सके, तो क्या हुआ, आपका 80% फिल रेट था। तो हफ्ते के पहले दिन आपने 80% फिल रेट या 80 जो भी आपने यूनिट रखनी है 80% फिल रेट था आपका, ठीक है, या 0.8 था, क्योंकि इट इज़ अ रेशो ऑफ डिमांड विच इज़ मेट ऑन हैंड। तो अगर आप कह सकते हो कि जी आपके पास 0.8 फिल रेट था मंडे वाले दिन। किस तरीके से कि जी 80 लोग आए, 100 लोग आए और 100 में से 80 लोगों को आपने चीज़ दे दी, तो दैट विल बी इक्वल टू 0.8। तो मंडे के दिन आपका फिल रेट इतना रहा, ट्यूसडे के दिन आपका फिल रेट 0.7 रहा, वेडनेसडे के दिन आपके पास फिर 0.85 हुआ, थर्सडे वाले दिन आपके पास जो है वो 0.9 हो गया, फ्राइडे वाले दिन आपके पास लेट से 1 हो गया, 100% हो गया आपका फिल रेट। तो सैटरडे संडे को आपकी छुट्टी हो गई, ठीक है। तो फिल रेट बेहतर होता है कि जी आप हर रोज या हर मंथ या हर वीक इस तरीके से मेंटेन रखें। इस तरीके से आपको एक इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी कि यार मेरे हफ्ते में कहाँ कहाँ मसाइल हैं जिधर मैं फोकस करूं और अपना फिल रेट बेहतर करूं, और आपको इंफॉर्मेशन भी मिलती जाएगी कि जी हर रोज कितनी डिमांड आती जा रही है। फ्रैक्शन ऑफ टाइम आउट ऑफ स्टॉक, ये एक इन्वेंट्री का और मैट्रिक्स है जिससे हम इन्वेंट्री को मेजर कर सकते हैं कि जी कितना टाइम, कितना फ्रैक्शन ऑफ टाइम आप आउट ऑफ स्टॉक रहे हो, ठीक है, कि जी आप मंडे वाले दिन 40 मिनट तक आप आउट ऑफ स्टॉक रहे हो, आपका जो 7 घंटे में या आप 9 to 5 आप चीज़ बेचते हो, तो हमने चीज़ें बेचना शुरू की थी 9 बजे से और 4 बजे तक हमारे पास चीज़ें ख़त्म हो गई, तो हम 1 घंटा जो था दैट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ टाइम यू वर आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है। तो 9 to 5 में कितने घंटे हो गए, 9 to 3 6 7 8, 8 में से आपने 1 घंटा जो है वो आप आउट ऑफ स्टॉक रहे हो ओवरऑल 8 घंटों में। तो ये आपको बता देता है कि जी मंडे वाले दिन आपने 8 घंटे काम किया था और आप उनमें 1 घंटा आउट ऑफ स्टॉक रहे हो। तो फ्रैक्शन ऑफ टाइम, ये आपको टाइम बता देता है कितने टाइम आप आउट ऑफ स्टॉक रहे हो। जाहिर बात है ये मैट्रिसेस जो हैं ये डिफरेंट मेजर्स दे रहे होते हैं, डिफरेंट चीज़ों को मेजर करने के लिए आपको। ये सारे मैट्रिसेस इंटरनेशनल बॉडीज़ या इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने बैठ के आइडेंटिफाई किए हैं, इनसे डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जा सकती है। अगर आप इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हो तो इन सारे मैट्रिसेस को मेंटेन करो। इसको मेंटेन करने से क्या फायदा होगा कि आप इन्वेंट्री को बेहतर करने के लिए अगर आप कोई डिसीजन लोगे तो यू विल हैव ऑल दी और मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट यू रिक्वायर टू मेक एनी डिसीजन, तो वो हम इन सारे मैट्रिसेस से निकाल सकते हैं। ऑब्सोलीट इन्वेंट्री क्या कहती है? ऑब्सोलीट इन्वेंट्री का जो मैट्रिक्स है दैट मेजर्स द फ्रैक्शन ऑफ इन्वेंट्री ओल्डर देन अ स्पेसिफिक ऑब्सोलेंस डेट। ऑब्सोलीट इन्वेंट्री आपको ये बताती है कि कौन सी चीजें अब खराब हो गई हैं या यूज नहीं हो सकती, ठीक है। एक्सपायर, अगर आप फूड आइटम स्टोर कर रहे हो तो ऑब्सोलीट इन्वेंट्री आपको ये बताएगी कि कितनी चीजें हैं जो अब आप नहीं बेच सकते, वो एक्सपायर हो गई हैं, ठीक है। इसी तरह मेडिसिन के अंदर भी ऑब्सोलीट इन्वेंट्री होती है। तो ये उन चीजों के अंदर होती है जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं, तो पेरिशेबल गुड्स के अंदर आपको ऑब्सोलीट इन्वेंट्री भी मेंटेन रखनी पड़ती है। तो अब आप इस इंफॉर्मेशन को मेंटेन रखोगे तो अब आपको पता चलेगा ओवर द टाइम पीरियड कि यार किन महीनों में मेरी ऑब्सोलीट इन्वेंट्री या किस टाइम में मेरी ऑब्सोलीट इन्वेंट्री बढ़ रही है, मैं क्या कर सकता हूँ उसको कम करने के लिए। तो इन मैट्रिसेस से आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अब ओवरऑल इन्वेंट्री का डिफरेंट जो
किस तरीके से इन्वेंट्री आपको अफेक्ट कर सकती है आपकी सप्लाई चेन को आइदर एफिशिएंट बनाने में या रिस्पॉन्सिव बनाने में। हम देखते हैं इंक्रीजिंग इन्वेंट्री जनरली मेक्स द सप्लाई चेन मोर रिस्पॉन्सिव। अगर आप अपनी सप्लाई चेन के अंदर ज़्यादा इन्वेंट्री स्टोर करोगे तो जाहिर बात है आपकी सप्लाई चेन ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होगी। ज़्यादा रिस्पॉन्सिव का क्या मतलब है, कस्टमर ने जो चीज़ मांगी आपने उसको फ़ौरन फुलफिल कर दिया। मगर इसका ट्विस्ट साइड क्या है या इसका ऑपोजिट साइड क्या है, ज़्यादा इन्वेंट्री रखोगे ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। द हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री फैसिलिटेट्स अ रिडक्शन इन प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। अब जितनी ज़्यादा इन्वेंट्री जितनी ज़्यादा आप रखोगे उससे क्या होगा, आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है और जो आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है उसके अंदर इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाएंगी। आप एक ट्रक के अंदर ज़्यादा चीज़ ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, एक प्रोडक्शन प्लांट से आप ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हो। ज़्यादा आउटपुट निकालोगे तो पर यूनिट आउटपुट के ऊपर कम पैसा लगेगा जिससे आपकी ओवरऑल कॉस्ट कम होगी। तो इन्वेंट्री जितनी ज़्यादा रखोगे इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का फ़ायदा हो सकता है, इकोनॉमिक्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी आपको फायदा हो सकता है। मगर वही बात है कि जी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, ठीक है, इन्वेंट्री को कैरी करना, इन्वेंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, ये कॉस्ट्स हैं जो आपको डिसाइड करनी पड़ती हैं। जितनी ज़्यादा इन्वेंट्री रखोगे उतनी ज़्यादा आप इन्वेंट्री के लिए कॉस्ट आपको मेंटेन या अपने इन्वेंट्री का कॉस्ट का जो बर्डन है वो अपने ऊपर लेना पड़ेगा। तो ये वो है इन्वेंट्री। आज के लेक्चर के अंदर जो हमने देखा कि ओवरऑल इन्वेंट्री को मेजर करने के लिए, गेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए कौन कौन से इन्वेंट्री रिलेटेड मैट्रिसेस हैं, इन्वेंट्री किस तरह से ओवरऑल जो आपकी कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी है उस पे इम्पैक्ट करती है, रिस्पॉन्सिवनेस की तरफ और एफिशिएंसी की तरफ किस तरह से इन्वेंट्री आपकी इन डिसीजंस को इम्पैक्ट करती है। हमने ये भी देखा कि जी कौन कौन सी इन्वेंट्री के कंपोनेंट्स होते हैं, सीजनल इन्वेंट्री होती है, साइकिल इन्वेंट्री होती है, सेफ्टी इन्वेंट्री होती है। और हमने डिफरेंट देखा कि जी ज़रूरी नहीं है कि जी टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी, रॉ मटेरियल की होती है, वर्क इन प्रोसेस की। तो ओवरऑल इन्वेंट्री का जो ड्राइवर है इन दी सप्लाई चेन आज हमने देखा है, हमने इन्वेंट्री के मैट्रिसेस देखे हैं और ओवरऑल के जो इन्वेंट्री के से रिलेटेड डिसीजन वेरिएबल्स हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। basically I want you to go read them from the book। जो चीज़ें मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ इट इज़ अ मस्ट कि आप बुक को जाके पढ़ो, सिर्फ स्लाइड्स पे ही ना मेंटेन रहें, स्लाइड्स पे ही बिल्कुल अपना फोकस ना रखें। स्लाइड्स के जो मेन पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं उनको जाके आप बुक में पढ़ें ताकि आपका जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है बुक के अंदर, मैं फिर बता रहा हूँ कि और आपको डिटेल के अंदर एग्जांपल्स दी हुई हैं, आपको डिफरेंट कंपनीज की एग्जांपल्स दी हुई हैं। तो आप ओवरऑल चैप्टर 3 जाके बुक का खोलें, उसको साथ साथ फॉलो करते जाएं ताकि आपके कोई भी प्रॉब्लम्स हैं या कोई भी मेरी शॉर्ट कमिंग्स हैं प्रेजेंटेशन के अंदर तो वो उनका जो इफेक्ट्स हैं उनको मिटिगेट किया जा सके। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज डॉक्टर फहद अमजद। अस्सलाम वालेकुम।